नमस्कार। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए बार बार हर बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि दूसरी लहर थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। सामने तीसरी लहर का खतरा है और उस खतरे से अगर आपको बचना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। अब सबसे पहले बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ट्विटर विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर केस दर्ज करने के बाद अब नोटिस भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने ये नोटिस बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर के साथ कई लोगों को भेजा। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज करवाने को कहा, जबकि कुछ लोगों के नोटिस ईमेल के जरिए भी भेजे गए हैं। तो बड़ी खबर ट्विटर विवाद से जुड़ी हुई। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर पर केस दर्ज करने के बाद अब नोटिस भेजा है। गाजियाबाद पुलिस ने यह नोटिस बुजुर्ग की पिटाई मामले में ट्विटर के साथ साथ कई लोगों को भेजा गया। पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक हफ्ते के अंदर लोनी पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज करवाने को कहा, जबकि कुछ लोगों को ईमेल के जरिए भी नोटिस भेज दिए गए हैं और वक्त दे दिया गया है जब पहुंचना होगा और अपना बयान दर्ज करवाना होगा। कुछ खास सहयोगी इस वक्त साथ हैं। लोनी गाजियाबाद से आनंद तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, लोनी बॉर्डर थाने से दीपक रावत हैं और लखनऊ से अजीत सिंह हमारे साथ हैं। पहले जल्दी से आनंद का रुख कर लेते हैं और कितने लोगों को नोटिस भेजा गया समझ लेते हैं। आनंद जी देखिए अर्पिता, कल गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो लीगल ओपिनियन लेने के बाद जो ट्विटर इंडिया है उसे नोटिस सर्व किया गया है और इस नोटिस में बाकायदा बोला गया है कि 7 दिन के अंदर वो लोनी थाने में उपस्थित होकर अपना जवाब दें। इसके अलावा जो गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि कई और जो वेरीफाइड ट्विटर हैंडल थे उन लोगों को भी लीगल ओपिनियन के बाद उन्हें नोटिस भेजा गया है और उनसे भी उनके जवाब मांगे गए हैं। तो कहीं ना कहीं ट्विटर की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि ट्विटर कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले दिल्ली में स्पेशल सेल भी ट्विटर से पूछताछ कर चुकी ट्विटर के अधिकारियों से, और पहला मामला है देश में जब गाजियाबाद के लोनी में एक सांप्रदायिक हिंसा भड़काने और एक तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई और उस पर ट्विटर की जवाबदेही बनती थी। इसलिए ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, अन्य और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। देखना होगा कि इस एक हफ्ते के भीतर क्या ट्विटर की तरफ से जवाब आता है, क्या ट्विटर के अधिकारी लोनी थाने में उपस्थित होंगे और वहां पर जो जांच अधिकारी हैं, जो वहां का इंस्पेक्टर है, क्या उनके सामने अपना जवाब रखेंगे। ये सबसे बड़ी बात है और इसमें देखना ही होगा कि आगे और जिन वेरीफाइड अकाउंट जिन लोगों के नाम सामने आए थे उनकी मुश्किलें भी अब अर्पिता धीरे धीरे इस पूरे मामले में बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से इस वीडियो को वायरल किया गया, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली गई, कई लोगों ने अपने ब्लूटूथ अकाउंट जो थे उससे इसे रिट्वीट किए, तो एक पूरी तरह से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, जबकि मामला केवल एक लड़ाई झगड़े का था, एक ताबीज से जुड़ा विवाद था जिसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। उसको लेकर गाजियाबाद पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार जो है पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और ट्विटर की मुश्किलें जो है वो लगातार अब बढ़ती नजर आएंगी। ठीक है आनंद, जरा आप रहिए साथ। यूपी के गाजियाबाद के बुजुर्ग की पिटाई से जुड़े मामले में पुलिस ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस इन्हें आज गाजियाबाद की निचली अदालत में पेश करेगी। दावा यह किया जा रहा है कि चारों आरोपी अनश, हिमांशु, बाबू और शाबेज 5 जून को घटना वाली रात क्राइम स्पॉट पर मौजूद थे। इन चारों को मिलाकर पुलिस अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और इसी मामले में वीडियो के जरिए नफरत फैलाने का आरोपी स्थानीय नेता उम्मेद पहलवान अभी भी फरार है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमें बनाई हैं जो सभी जगहों पर दबिश डाल रही हैं। उम्मेद पर सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। दीपक, अभी तक कितने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया और उम्मेद पहलवान के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कब तक ये गिरफ्त में हो सकता है? अर्पिता, जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो पूरे मामले में करीबन 9 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जिसमें से कुछ लोग बेलेबल वारंट पे अब इनको बेल मिल चुकी है, लेकिन जो 4 लोग हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं उन 4 से लगातार पूछताछ की जा रही है और आज कोर्ट में उन्हें पेश भी करना होगा, क्योंकि पुलिस ये चाहेगी कि इनसे और पूछताछ की जा सके, तो इस बात की भी वहाँ पर मांग रखी जाएगी। लेकिन साफ तौर पर उम्मेद पहलवान को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस वक्त
लोनी थाने में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ भी पुलिस की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि टीमें अलग अलग जगह गश्त कर रही हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उम्मेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया जाए, उससे जानकारी जुटाई जा सके कि आखिर पूरा का पूरा मामला क्या था। पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो उम्मेद पहलवान ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था उसकी भी फॉरेंसिक जाँच की जाएगी कि आखिर जो वॉइस ओवर है वो वॉइस ओवर किसका है और किस तरीके से उसे मॉडिफाई किया गया है। तो तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द कड़ी तक पहुंचा जाए और कोशिश की जाए कि इस पूरे मामले में खुलासा हो सके। हालांकि जो पुलिस की थ्योरी है वो थ्योरी पूरी की पूरी तरह साफ होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पहले जब ये कहा गया था कि ताबीज़ की वजह से ये हुआ है तो उसके बाद जो बुज़ुर्ग के बेटे हैं उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि ताबीज़ का काम है ही नहीं, वो लोहार का काम करते हैं। लेकिन पुलिस ने अपनी इस थ्योरी में साफ कह दिया है कि ताबीज़ को लेकर पूरा मामला था, उसी को लेकर बुज़ुर्ग के साथ मारपीट भी हुई है। तो फिलहाल एक के बाद एक कड़ी को जोड़ते हुए पुलिस और ये जो पकड़े गए हैं इनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। पुलिस ने उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई हैं। पूरे मामले पर उम्मेद पहलवान का क्या कहना है, जरा ये भी आपको सुनवा दें। दरोगा जी की वो डायरी देखी जाए जिसमें दरोगा जी ने, शायद उनका नाम नरेश है, जिसमें उन्होंने वो एप्लीकेशन रखी और चचा के उस पर साइन है और चचा ने वो एप्लीकेशन दी। चचा सामने बैठे, जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूँ कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं। अजीत, उम्मेद पहलवान का बयान सामने आया, वो कह रहा है कि जितनी बात उस बुजुर्ग ने कही थी उतनी ही बात उसने बताई थी। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, आज उनकी जितनी बात बुजुर्ग ने कही थी उतनी ही उम्मेद पहलवान ने बताई। ये बात अब जांच में साफ होगा, क्योंकि अपर पुलिस महानिदेशक जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनसे हमने बात की तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसमें वॉइस ओवर किसका है, इस वीडियो को साजिशन बनाया गया, इन सब बिंदुओं की हम जांच कर रहे हैं। बाकायदा इस वीडियो की फोरेंसिक जांच होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्विटर के अधिकारियों को कई बार हम लोगों ने ऐसे वीडियो के लिए मना किया, पहले आग्रह करने पे वो उस अकाउंट को ब्लॉक कर देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से हमने इनके अधिकारियों पर मुकदमा लिखा और इनसे पूछताछ भी होगी और उनकी गिरफ्तारी भी होगी। तो पुलिस ने अपना मामला साफ कर दिया कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं। और लगातार जो दबिश है उम्मेद पहलवान की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं, उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। और सीधे तौर पर चाहे एडीजी येलो हो या सिद्धार्थनाथ सिंह जो सरकार के मंत्री हैं, प्रवक्ता, उन्होंने भी कह दिया कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि 2022 का चुनाव आ रहा है। ऐसी साजिशें बहुत सारी होंगी, इस दंगा फैलाने की साजिश होगी, धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश होगी, तो इसको लेकर हमारी तैयारी। और खुद एडीजी ने कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में 1147 मामले दर्ज हुए। हालांकि ट्विटर पर यह देश में पहला मामला गाजियाबाद के लोनी में दर्ज हुआ। और उन्होंने कहा कि अब हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, चलाते हैं, बाहर की कंपनी हो या हिंदुस्तान की कंपनी हो, उन्हें संविधान की जो धारा है, जो कानून की किताब है, उसके मुताबिक काम करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ पुलिस कठोर एक्शन लेगी। अर्पिता, ठीक है, आप रहिए जरा साथ। पिटाई मामले में जिस आरोपी उम्मेद पहलवान की पुलिस को तलाश है, उसकी कई नेताओं के साथ तस्वीरें आई हैं। एक तस्वीर में उम्मेद पहलवान लोनी से बीजेपी विधायक चंद किशोर गुर्जर के साथ नजर आ रहा है। इससे पहले बीजेपी नेता आलोक अवस्थी ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उम्मेद पहलवान की एक तस्वीर साझा की थी। और आनंद, अब देखिए, कुल मिलाकर तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये आरोप लग रहा है कि किसी न किसी दल से ये जरूर जुड़ा हुआ था उम्मेद पहलवान। जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है और तस्वीरें उम्मेद पहलवान के सामने आई हैं, चाहे वो अखिलेश यादव के साथ हों या सपा के दूसरे नेताओं के साथ हों, और अब जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं विधायक के साथ, ये बताती हैं कि एक रसूखदार शख्स है। और कहीं ना कहीं पुलिस का ऐसा मानना है, पुलिस का ऐसा आरोप है कि उम्मेद पहलवान ही इस पूरी जो घटना हुई थी उसके मास्टरमाइंड हैं। देखना ही होगा कि कल न्यूज़ 18 इंडिया ने भी जब उम्मेद पहलवान से बात की, उनका पक्ष रखने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं और केवल जो अब्दुल समद उनकी जो दाढ़ी काटी गई थी उसका वो विरोध कर रहे थे। उन्होंने कोई धार्मिक उन्माद नहीं फैलाया है, उन्होंने कोई ऐसी पोस्ट नहीं की जिससे कि दंगा भड़कने की नौबत आए या सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो खराब हो। लेकिन पुलिस ने FIR दर्ज करी है, उनकी फेसबुक पोस्ट जो है वो पुलिस के पास है और पुलिस का कहना है कि ये एक पूरी तरह की घटना के मास्टरमाइंड थे। इन्होंने इस पूरे घटना को जो एक महज ताबीज़ विवाद था, इसे एक मजहबी रंग देने की कोशिश की।
तो देखना होगा कि उमेद पहलवान की गिरफ्तारी कब तक होगी। कल देर रात में सूचना आई थी कि उमेद पहलवान नोएडा में छुपे हुए हैं, वहाँ भी पुलिस ने दबिश दी, लेकिन अभी तक गाजियाबाद पुलिस उमेद पहलवान को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जो एसपी हैं रूरल, उनका कहना है कि लगातार टीमें जो हैं वो दबिश कर रही हैं और जल्द ही हम जो उमेद पहलवान है उसे गिरफ्तार करेंगे। देखना होगा कि उमेद पहलवान पूछताछ में क्या खुलासे करते हैं, क्या कोई लोगों के नाम वो बताते हैं कि इस पूरी ताबीज विवाद को कैसे एक धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई, कैसे इसे एक इतना बड़ा मामला बना दिया गया, अब मजहबी रंग देने की कोशिश की, उसके पीछे आखिर और कौन लोग शामिल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि आखिर कब गिरफ्तारी होगी उमेद पहलवान की और क्या कुछ सच बताते हैं वो पूछताछ में। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें तो लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक कार्यक्रम में उमेद पहलवान के गले में फूलों की माला डालते नजर आ रहे हैं। तो जहां एक तरफ आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहा है कि उनके साथ अखिलेश यादव के साथ उमेद पहलवान नजर आए हैं, वहीं दूसरी तस्वीर कुछ ऐसी भी सामने आई जहां पर बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर एक कार्यक्रम में उमेद पहलवान के गले में फूलों की माला डालते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी दीपक देखिए, अब जरूरी यह है कि जल्द से जल्द उमेद पहलवान जो है वो गिरफ्त में आए, लेकिन वो अपने आप को अभी भी बेकसूर बता रहा है। अभी तक किस तरीके के एक्शन में पुलिस नजर आ रही है और कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? जी देखिए, इसके लिए टीमें अलग अलग बना दी गई हैं। कोशिश यही की जा रही है पुलिस की तरफ से कि उमेद पहलवान जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके ताकि जांच पूरी हो सके। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर आता है, फेसबुक लाइव करता है, उसके ज़रिए कई चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करता है कि वो जो कह रहा है वो सच है, बाकी चीज़ें गलत है। तो उसको लेकर भी पुलिस कह रही है कि इस तरीके से अगर आप फेसबुक लाइव करके लोगों को बता रहे हो तो आप पुलिस के सामने आइए और उसके बाद अपनी बात रखिए। लेकिन कोशिश यही है कि मुश्किलें जो हैं वो उमेद पहलवान की बढ़ सकती हैं अगर वो इसी तरीके से छुपता रहा, भागता रहा, क्योंकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है, अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। लेकिन जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, अलग अलग पार्टी से उनकी जान पहचान समझ में आ रही है, उससे ये लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रसूख है पूरे इलाके में उमेद पहलवान का। लेकिन जो पूरा प्रकरण है उसको लेकर अब पुलिस सीधा निशाना साध रही है उमेद पहलवान को लेकर, और यही वजह है कि कोशिश लगातार जारी है ताकि वीडियो की सच्चाई सामने आ सके। इसलिए फॉरेंसिक जांच भी की जा रही है, कोशिश ये भी की जा रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। बाकी लोग साथ के गिरफ्तार हुए हैं, उनकी तरफ से उमेद पहलवान को लेकर क्या निकलता है उसको भी पुलिस उस नज़दीक से चर्चा कर रही है और आज कोर्ट में भी मामला रखा जाएगा। तो देखना होगा कि किस तरीके से जो अलग एक के बाद एक परतें जो है खुलती है इस पूरे मामले को। ठीक है दीपक, आप रहिए साथ। वहीं देखिए, गाजियाबाद बुजुर्ग मामले में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। उन्होंने ट्विटर और बुजुर्ग मामले पर क्या कहा, जरा वो सुनवाते हैं। ट्विटर जब पुलिस का वर्शन गाजियाबाद के केस में आ गया, मैं अब गाजियाबाद केस का मैं बैकग्राउंड बताऊं कि 4 जून की एक घटना है जिसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट होते हुए एक वीडियो दिखाया गया। वो जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने उस पर मुकदमा कर लिया। जो उनका वर्शन था वो हमने दर्ज कर लिया। उसमें फिर कार्रवाई भी शुरू हो गई। अभी तक उस प्रकरण में 5 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। गाजियाबाद पुलिस ने यह स्पष्ट कर दिया कि ये 2 व्यक्तियों के 2 पक्षों के आपसी लेन देन का मामला है। इसका सांप्रदायिक तनाव से कोई मतलब नहीं है, सांप्रदायिक नेचर का नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे ट्विटर पे आने के बाद, अधिकारियों के वर्शन देने के बाद भी लोग इसको लगातार चलाते रहे। ट्विटर ने भी वीडियो को हटाया नहीं, तो ये भी कहा जा रहा है कि कई बार भारत सरकार आप लोगों की तरफ से कहने के बावजूद ट्विटर ने मनमानी की, जिसकी वजह से मुकदमा दर्ज हुआ। पहले जब इस तरह के दृष्टांत आते थे और रिक्वेस्ट किया जाता था तो तुरंत उसको ब्लॉक किया जाता था, हटाया जाता था। लेकिन इस बार जैसे पुलिस का वर्शन आया तो क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए। कोई भी रिस्पॉन्सिबल आदमी है, अगर मान लिया कि वो किसी चीज़ को संज्ञानित करता है समाज में, अगर पुलिस का वर्शन आए तो वो भी देना चाहिए कि पुलिस का यह वर्शन आया है, अब इसमें आगे विवेचना चल रही है। लेकिन ऐसा न करके उसको और बढ़ा चढ़ा के किया गया। तो शांति व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए कि वहाँ कोई बड़ी घटना न हो जाए, पुलिस ने कार्रवाई की। अजीत, आपने ही बात की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से, वो ये कह रहे हैं कि अब एक्शन के पूरे मूड में है, क्योंकि जो नोटिस था, जो वो बात करनी थी, वो सारी बातें ट्विटर से भी हो चुकी हैं। अब किस तरीके के एक्शन ट्विटर के अधिकारियों पे हो सकती है? क्या पूछताछ के लिए भी उनको समय उनको दिया गया है कि इस समय आप पूछताछ के लिए पहुंचे? देखिए, बिल्कुल अर्पिता, एडीजी एलओ ने साफ तौर पे हमसे कहा कि उत्तर प्रदेश में चूंकि आगे वाले समय में चुनाव है
और पिछले 4.5 सालों में हमने सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी की और अब हम फिर एक हमारी स्पेशल सेल बाकायदा सोशल मीडिया के लिए बनाई गई है जो इस बात की निगरानी कर रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, उस पर अगर कोई धार्मिक उन्माद फैलाता है या मजहबी रंग देने की कोशिश करता है तो हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ट्विटर के अधिकारियों की गिरफ्तारी भी होगी, पूछताछ भी होगी और इसमें जो भी बड़े चेहरे सामने आएंगे उनके खिलाफ पुलिस कड़ा एक्शन लेगी। उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी हरी झंडी दी गई है कि इस तरह कोई अगर हरकत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और आपने देखा कि ट्विटर इंडिया के एमडी को गाजियाबाद पुलिस ने नोटिस भेज भी दिया और 1 सप्ताह के अंदर उन्हें लोनी थाने में आकर अपना जवाब देना है। यानी विवेचना का जो दायरा है धीरे धीरे पुलिस उसको बढ़ा रही है। अगर इस तरह की जो बातें सामने आती है, जब वीडियो की बात है, उस पर भी एडीजी ने कहा कि हम उसकी फोरेंसिक जांच कराएंगे। और एक बात उन्होंने बहुत बड़ी कही अर्पिता कि जब कोई इस तरह का मामला आता था, कोई वीडियो पड़ता था, धार्मिक उन्माद या भड़काऊ वीडियो पड़ता था, तो हम लोगों के अनुरोध करने के बाद, पुलिस के कहने के बाद ट्विटर उस अकाउंट को ब्लॉक कर देता था। लेकिन इस मामले में ट्विटर ने ऐसा नहीं किया। कई बार उनसे अनुरोध किया गया, कहा गया, फिर भी उनके अधिकारियों ने इसको सुना नहीं। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने में लगे रहे। लिहाजा हमें ट्विटर पर एफआईआर करनी पड़ी और गाजियाबाद के लोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। तो अब ट्विटर के एमडी और ट्विटर के जो और अधिकारी उनसे पूछताछ की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में 153A यानी देशद्रोह जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं कि आप शांति भंग कर रहे हैं, आप जो है मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है, चाहे जितना बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो, चाहे जितने बड़े दल का हो, अगर वो इस तरह की हरकत करेगा तो सरकार उसे किसी भी सूरत पर छोड़ने वाली नहीं है। और इसीलिए पुलिस की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ रही है। उमेद की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है और जितने लोग उसमें शामिल थे 9 की गिरफ्तारी हो गई है और अभी 120B के तहत जो और भी लोग उसमें शामिल हैं उनको इस विवेचना के दायरे में लाया जाएगा। तो पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अर्पिता जी, अजीत रहिए जरा साथ आप। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में एनसीपी नेता नवाब मलिक का भी बयान सामने आया, वो भी जरा आपको सुनवा दें। गाजियाबाद की घटना सच्चाई है, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आई। उसके बाद दबाव में उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोषियों को गिरफ्तार करने का काम किया गया। अब ये कहना कि उस वीडियो से दंगा भड़क सकता था, हमें लगता है जो लोग दंगा भड़काने की राजनीति करते हैं वो वीडियो का सहारा लेके दंगा भड़काने की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक ही प्लेटफॉर्म था जिसके जरिए लोग सच्चाई सामने लाते थे, वही इनके लिए परेशानी बना हुआ है। नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने की वजह से ट्विटर पर भारत में कानूनी कार्रवाई का रास्ता तो अब साफ हो ही गया। आर्थिक मामले में भी ट्विटर को इसका नुकसान होता दिख रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इंटरमीडिएटरी दर्जा खत्म होने की वजह से कंपनी के शेयरों में 52 हफ्तों की ऊंचाई से करीब 25% की गिरावट आ चुकी है। बुधवार को न्यूयॉर्क एक्सचेंज में ट्विटर के शेयर में 0.50% की गिरावट दर्ज की गई। 26 फरवरी को ट्विटर के एक शेयर की कीमत करीब 6,000 रुपए तक पहुंच चुकी थी, जो अब करीब 4,500 रुपए पर आ चुकी है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1,03,000 करोड़ की गिरावट हो चुकी है। आनंद हमारे साथ मौजूद है। यानी आनंद, सीधा असर देखिए यहाँ पर ट्विटर को पड़ रहा है, और लेकिन अभी तक क्या ट्विटर की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, कोई बयान सामने आया है कि आखिरकार जो आरोप लग रहे हैं उन पर, उस पर उनका क्या टेक है? जी देखिए अर्पिता, बिल्कुल ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे ना केवल हिंदुस्तान बल्कि विश्व पटल के भी कई लोग जुड़े हुए हैं। और अगर एक संदेश, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ट्विटर पर आता है और अगर वो रिट्वीट होता है या उसे टैग किया जाता है तो जाहिर तौर पर उसकी जो संख्या है वो करोड़ों में जाती है, लाखों में जाती है। इसलिए ट्विटर की जवाबदेही तो बनती है, चाहे लोनी का मामला हो या कांग्रेस टूलकिट वाला मामला हो जिसमें स्पेशल सेल ट्विटर से पूछताछ कर रही है। ट्विटर की जवाबदेही बनती है कि जो पोस्ट ट्विटर पे आ रही हैं, जिस तरह के आर्टिकल ट्विटर पे आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो फुटेज डाले जा रहे हैं, उनकी सत्यता क्या है, क्या वो देश में धार्मिक उन्माद फैला सकती हैं, क्या वो लोगों के अंदर एक हिंसा फैला सकती है। तमाम चीज़ों को लेकर सरकार की गाइडलाइन है और उसका पालन ट्विटर को करना होता है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और कांग्रेस टूलकिट के मामले की बात करें तो वहाँ पर ट्विटर ने लगातार ये आरोप लगाए थे कि अभी इंडिया में ट्विटर अपने कई दफ्तर जो हैं वो इस्टेब्लिश कर रहा है, कई दफ्तरों को यहाँ पर खोलने जा रहा है और जो उसकी मॉनिटरिंग प्रक्रिया है वो उससे और ज़्यादा बढ़ाएगा। ये तो ट्विटर ने अपनी दलील दी, लेकिन जो घटना हो चुकी है और जैसा कि लोनी वाली घटना में उस वीडियो को हटाया नहीं गया ट्विटर की तरफ से,
और अगर कांग्रेस टूल किट वाले मामले की बात की जाए तो वहाँ पर भी कई सवालों के जवाब जो हैं वो ट्विटर नहीं दे पाया। तो एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है जिसपे हिंदुस्तान और विश्व के कई लोग जुड़े हुए हैं, अगर वहाँ पर ट्विटर अपनी जवाबदेही नहीं तय कर पाएगा तो जाहिर तौर पर उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। और यही वजह है कि सरकार जो है लगातार उस पर शिकंजा कस रही है। एक तरफ दूसरा जो खेमा है वो यहाँ ये भी खड़ा हो गया है कि क्या ये स्वतंत्रता का हनन किया जा रहा है सोशल मीडिया की। तो कहीं ना कहीं ट्विटर को देखना होगा कि वो अपनी विश्वसनीयता को कैसे कायम रखे और इस तरह की पोस्ट अगर ट्विटर पे आ रही हैं तो उन पे तुरंत संज्ञान ले कि ये पोस्ट डिलीट करना है या इस पोस्ट को आगे रिट्वीट करने से रोकना है। तो जवाबदेही ट्विटर की बनती है, ट्विटर के अधिकारियों की बनती है। दीपक, कुछ लोगों को और नोटिस दिए गए हैं, कुछ लोगों को ईमेल के जरिए भी नोटिस दिए गए हैं। कितने और लोग हैं जिनको नोटिस दिया गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया है? देखिए, जितनी संख्या के बारे में भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन साफ तौर पर सिर्फ ट्विटर की मुश्किलें ही नहीं है अर्पिता, मुश्किलें उन लोगों की भी बढ़ गई है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम लोग हो। जब आप किसी मैसेज को, किसी ट्वीट को आप रिट्वीट कर देते हैं, उसको सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले आपको कई बार सोचना चाहिए। कई बार कहा भी गया है, पुलिस ने भी साफ तौर पर यह कहा है कि ऐसे कई मामले पहले भी आते रहे हैं जब लोग बिना देखे, बिना सोचे ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी वीडियो आते हैं तो उसे शेयर करने लग जाते हैं। तो ऐसे में उन लोगों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है यूपी पुलिस, क्योंकि साफ तौर पर यूपी पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जितने भी लोगों ने इस पूरे मामले में इस ट्वीट को या इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश की गई है, उन सभी को नोटिस दिया गया है और दिया भी जा रहा है। कईयों को मेल कर दिया गया है, कईयों को एड्रेस पे पहुंचा दिया गया है, कईयों के घर के बाहर चिपका दिया गया है और साफ तौर पर कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपने जवाब यहाँ जांच अधिकारी के सामने दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया और क्या इससे पहले भी वो इस तरह की चीज़ें करते आ रहे हैं, इसको लेकर भी जाँच की जाएगी। सिर्फ इसी मामले को लेकर नहीं है, पुलिस का साफ तौर पर कहना है इस तरीके के जितने भी मामले पहले भी रहे हों या आने वाले समय में हो सकते हैं, उसको लेकर भी एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो आता है और कुछ लोग उसे इस तरीके से फैला देते हैं बिना सोचे समझे कि आखिर ये गलत भी हो सकता है, इसकी क्या सत्यता है, इसको कोई प्रमाणित नहीं करता है और उसको फैला दिया जाता है। तो इस पर रोक लगाने की ज़रूरत है और सिर्फ इसी मामले में नहीं, ऐसे कई मामले हैं, चाहे दिल्ली हिंसा से जुड़ा मामला हो, उस वक्त भी ट्विटर को लेकर सवाल उठे थे, उस पर भी जाँच चल रही है। तो कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिस पर अब ठोस कार्रवाई करने की बात कर रही है यूपी पुलिस भी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल देखिए, मुश्किलें तो बढ़ रही हैं, जवाब ट्विटर को भी देना होगा। 1 हफ्ते का वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर को दिया गया है, वो उनको पहुंचकर लोनी थाने में अपना बयान भी इस बाबत दर्ज कराना होगा। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही मुंबई के पास पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गई। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंस फुलवाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थी। इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी में बहती नजर आई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 भैंसों को बचा लिया, एक की तलाश जारी है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की आप देख रहे हैं, जहां पर क्या इंसान, क्या जानवर, ये पानी सब कुछ अपने साथ बहाता ले जा रहा है। सर आप देखिए, ये दरअसल 3 भैंसें जो वहां चर रही थीं, इस बात से बेखौफ कि आने वाले कुछ क्षण उनके लिए कैसे हो सकते हैं। पानी का तेज बहाव वहां पर पहुंचता है, उसी बहाव के साथ ये भैंसें बहती हुई नजर आती हैं। 3 भैंसें ऐसे ही पानी में काफ़ी दूर तक बहती हुई तस्वीरों में भी आप देख रहे होंगे नजर आ रही हैं। उसके बाद रेस्क्यू किया गया, 2 को निकाल लिया गया, अभी तीसरे भैंस की तलाश जारी है। वहीं महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में पानी बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदी में पानी इतना बढ़ गया कि उसने किनारे बसे कई इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। नदी किनारे बना एक पूरा मंदिर पानी में डूबा नजर आया। मंदिर में इतना पानी भर गया कि दूर से उससे पहचानना मुश्किल हो गया। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा पानी से बाहर दिखा, जबकि उसके आसपास भी पानी भरा हुआ नजर आया। बताया गया कि लगातार हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से कई लोगों की परेशानियां बढ़ गई। संदीप राजगोलकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी कोल्हापुर से जुड़ चुके हैं। संदीप, इस वक्त ताजा स्थितियां बता दें कि अभी भी बारिश हो रही है और पानी का स्तर कहां तक पहुंच गया है?
देखिए अर्पिता, एक तो साउथ महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में जो है वहाँ पे बारिश लगातार हो रही है पिछले 48 घंटों से, यानी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रहा है। अगर कोल्हापुर शहर देखा जाए तो शहर में बारिश कम हो रही है, लेकिन जो डैम का एरिया है या साउथ वेस्टर्न एरिया है उस विभाग में बारिश ज़्यादा हो रहा है। और हम अभी है पंचगंगा रिवर के बाजू में ही, हम यहाँ पे देख सकते हैं कोल्हापुर शहर से ही नज़दीक ये पंचगंगा नदी जो है ये बहती है और ये आगे जाके कृष्णा नदी जो है उस नदी से मिलती है। और ये पूरा महाराष्ट्र से पानी कर्नाटक से तमिलनाडु तक यानी आंध्र प्रदेश तक जाता है। और हम अभी देख सकते हैं कोल्हापुर ज़िले में टोटली 58 जो ब्रिज है छोटे बड़े, वो ब्रिज पानी के नीचे चले गए। इसी वजह से बहुत सारे गाँवों का संपर्क भी टूट गया है। आज शाम तक शायद एनडीआरएफ की एक जो टीम है वो कोल्हापुर में आ सकती है। हमें मालूम है इससे पहले 2019 में यानी 2 साल पहले बहुत ही बड़ा महापुर यानी फ्लड की सिचुएशन जो है वो कोल्हापुर और सांगली इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पाई गई थी। और उस वक्त बहुत ही बड़ा बचाव कार्य किया गया था। बहुत सारे लोगों के घर में पानी भर गया था, खेती में भी पानी भर गया था। और अभी भी हम देख सकते हैं यहाँ पे नदी किनारे में जो पेड़ है, पौधे हैं या जो गन्ने की खेती है उसमें भी अभी पानी भर गया है। और लगभग रास्ते जो है, बहुत सारे रास्ते ज़िले में जो है वो भी बंद हो गए हैं। लेकिन आकाश में तो बादल तो दिखाई दे रहे हैं, बारिश के बादल, लेकिन कोल्हापुर शहर में अभी बारिश कम हुई है। लेकिन जहां ज्यादा बारिश हो रही है, कितने गांव जिन पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, और उन खतरे को देखते हुए क्या एहतियाती कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए? प्रशासन ने नदी के किनारे में जो गांव है उन सभी गांवों को इशारा दिया गया है। जो गांव बहुत ही नज़दीक है नदी के नज़दीक, उन गांवों को खाली करने का भी आदेश जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो आज शाम तक कोल्हापुर में आ सकती है, क्योंकि 2019 में जो फ्लड आया था, स्थिति बिगड़ गई थी, तब बहुत ही बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन कोल्हापुर और सांगली इन दोनों जिलों में किया गया था। और इसी वजह से जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, लोगों को अलर्ट दिया गया है। अभी आने वाले 48 घंटों में अभी भी फिर से मूसलाधार बारिश हो सकती है, ऐसा भी आईएमडी की तरफ से बताया गया है। लेकिन 58 छोटे मोटे जो ब्रिज है वो पानी के नीचे चले जाने की वजह से बहुत सारे गांवों का संपर्क जो है वो टूट गया है। लेकिन अभी तक कोई भी जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन कोल्हापुर हो या सिंधुदुर्ग कोंकण रीजन हो, वहाँ तो लगातार बारिश हो रही है। जो तो देखिए अभी फिलहाल बारिश जो है वो आफत बन गई है, क्योंकि कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया, लोगों को सचेत कर दिया गया कि पानी का स्तर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है। वहीं देखिए महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों की जान आफत में फंस रही है। एक महिला दरअसल रास्ता पार करने की कोशिश करती है, लेकिन उस बीच वो फिसल जाती है। उसके बाद का मंजर आप जरा देखिए, क्योंकि सड़कों पर पानी भर चुका है और लोगों के सामने दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग ऐसे ही रास्ता पार करने की कोशिश में जुट जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, पानी का बहाव भी यहाँ काफी तेज, लेकिन लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने की कोशिश करते नजर आए। इसी दौरान एक महिला सड़क पार करने की कोशिश करती दिखी। महिला सड़क पार कर रही थी कि पानी के तेज बहाव के कारण वो फिसल गई। हालांकि उस समय वहां काफी लोग, आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मौजूद थे, जो महिला को डूबता देख वहां चीख पुकार करते हुए उसे किसी तरह बचाएगा। अरे पकड़ो, अरे गई वो गई, अरे पकड़ो, अरे पकड़ा रे, पकड़ा रे, अरे पकड़ा, अरे पकड़ा रे, ऐकून नाही राहिले ते, दोर पकड़ा। आसपास देखिए उस वक्त जब ये महिला का संतुलन पानी के बीच बिगड़ा, लोग मौजूद थे, चीख पुकार मची। उसके बाद भारी बारिश की वजह से बुल्ढाना के जो तमाम नदी और नाले हैं उफान पर हैं, और इसी वजह से पानी का बहाव यहाँ पर काफ़ी तेज़ है। लोगों ने किसी तरह महिला को वहाँ पर बचाया, क्योंकि लोग वहाँ पर थे, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार कई बार नहीं होते हैं। और इसी तरह की स्थितियाँ होती हैं जब सड़कों पर पानी भर जाता है और लोगों को उसी पानी के बीच से गुजरना होता है।
वहीं तेलंगाना के एक जिले में 30 लोग पानी में बहते बहते बच गए। बताया गया कि ये लोग कपास के बीज बिनने के बाद घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले एक नाले में बाढ़ आ गई, जिसके तेज बहाव में ये लोग बहने लगे। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। पानी के तेज बहाव के बाद लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाले को पार किया। तो इस तेलंगाना की जरा आप तस्वीरें देखिए, किस तरीके से पानी का बहाव इस नाले में इतना ज्यादा हो गया कि नदी से कम नहीं लग रही है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करने की कोशिश कर रहे थे। अंदाजा इनका ये था कि शायद ये रास्ता पार कर ले, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज कि ये आशंका उनकी गलत साबित हुई और लोग इसी पानी के बीच में फंस गए। किसी तरह इनकी जान बच पाई, लेकिन हर बार लोग इतने भाग्यशाली नहीं होते। कई बार हमने ऐसे ही बारिश और बाढ़ में लोगों को पानी के तेज बहाव में बहते देखा है, लेकिन लोग उन तस्वीरों से कुछ सबक नहीं लेते। बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर रास्ते को पार करने की कोशिश लोगों के द्वारा होती रहती है। तो लोगों ने एक दूसरे के हाथ पकड़कर किसी तरह इस पानी के तेज बहाव में अपनी मजबूत पकड़ इसके साथ इस रास्ते को पार किया। लेकिन अगर आप समझिए 1 या 2 लोग यहाँ पर होते तो उनके लिए मुसीबतें बढ़ सकती थी। नाले में अचानक से पानी बढ़ा, बहाव तेज हुआ, जिसके बाद ये स्थिति सामने आई। अब तेलंगाना के बाद जरा बिहार की तस्वीर भी दिखा दें। बिहार के चंपारण में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें। लगातार बारिश हो रही है, कई जगहों पर 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है और इसी पानी के बीच लोग अब रहने को मजबूर हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। बाढ़ आने से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबी कतारें लग गई। हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि अब तक प्रशासन के लोग वहां नहीं पहुंचे हैं और न ही राहत और बचाव का काम शुरू किया गया है। जिले में जो है वो पानी का कहर लगातार जारी है और गंडक नदी के बाद अब सिकरहना उफान पे और सिकरहना नदी का कहर जो है वो जिले में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बेतिया नरकटियागंज मुख्य पथ है। कभी इस पे गाड़ियां चली करती थी, लेकिन आज आलम यह है कि इस पे चलना मुश्किल है। आवागमन पूरी तरह बाधित है और ये पूरा जो मुख्य पथ है वो दरिया बन चुका है। यहाँ पे खड़ा होना भी काफ़ी मुश्किल है, चूँकि धार काफ़ी तेज है पानी की और इसमें काफ़ी खतरा है। लोग दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। सैकड़ों की संख्या में दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी है और जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वो देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। पूरा दरिया हो चुका है। लोग देखिए, इधर भीड़ लगी है लोगों की, लोग इंतजार में हैं। पानी कुछ कम हो तो उस तरफ जिनको जाना है मजबूरी है, लेकिन फिर भी लोग नहीं जा पा रहे हैं। काफ़ी स्थिति जो है वो काफ़ी डरावनी और भयावह है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर गया। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, दुकानों में पानी घुस गया। हालात ऐसे हो गए कि किस सड़कों पर घुटनों से ऊपर तक पानी भरा नजर आया। गाड़ियां भी वहां पर आधी डूबी दिखी। मौसम विभाग ने आज और कल गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। तो अभी जब आलम इतना है, आप अंदाजा लगाइए अगर कुछ घंटे और बारिश होती है तो पानी का स्तर कितना हो सकता है। आधी डूबी हुई सी सड़कें इस वक्त नजर आ रही हैं। जरा देखिए, मोटरसाइकिल जो यहाँ पर खड़ी है वो भी डूबी पानी में नजर आ रही है और ऐसे में मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिन और बारिश हो सकती है। तो अगर बारिश हुई तो स्थिति क्या होगी ये भलीभांति समझी जा सकता है, क्योंकि अभी ही कई इलाके ऐसे हैं जहां पर घुटनों तक पानी भर चुका है और ऐसे में हालात पर काबू पाने की कोशिश भी प्रशासन के द्वारा हो रही है। वहीं बिहार के कैमूर की तस्वीरें भी आपको दिखा दें, जहां एक तरफ आम लोग तो परेशान है, किसान भी भारी बारिश की वजह से बेहद परेशान है, क्योंकि उनकी फसल जो कि वो बहुत मेहनत से उगाते हैं उन पर भी अब बारिश की आफत बरस रही है। 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हैं। बारिश की वजह से खेतों में पानी इकट्ठा हो गया, कई जगहों पर फसल पानी में डूब गई तो कई जगह पूरी फसल बर्बाद हो गई। किसानों ने यह दावा किया कि इस बारिश की वजह से धान की रोपाई भी समय से नहीं हो पाएगी, जिससे किसानों ने भारी नुकसान की आशंका जताई है।
वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में भारी बारिश और तेज हवा की वजह से कई पेड़ गिर गए, साथ ही कई खंभे और साइन बोर्ड गिर गए, जिसकी चपेट में एक टेम्पो आ गया। गनीमत रही कि किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बाद में पेड़ों और सड़कों पर गिरे खंभों को हटा लिया गया। जो आंधी तूफान आया था, जो विकास प्राधिकरण का MR4 पे इस पर जो गेंटी लगी थी मार्ग संकेतक, ये गिर गई है। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। एक रिक्शा का जरूर पिछला वाला भाग है दब गया है और यहाँ पे 2 JCB और गैस कटर वर्कशॉप से बुला के इसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। उधर बंगाल के वर्धमान में नदी में बाढ़ आने से एक पुल बह गया। ये पुल पश्चिम वर्धमान और बांकुड़ा जिले को जोड़ता था। बताया गया कि जोरदार बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद ये नदी पर बना बांस का पुल बह गया, जिससे कई गांवों को संपर्क टूट गया। अब लोग नदी को पार करने के लिए नावों का सहारा ले रहे हैं। तो ये पश्चिम वर्धमान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन एक नाव पर आप देखिए कितने लोग सवार हैं। ऐसे में कई बार हमने हादसे की तस्वीरें भी देखी हैं। नाव इतना बोझ लोगों का नहीं झेल पाती, उसके बाद पलट जाती है। और जरा आप ये तस्वीर देखिए, किस तरीके की हालत इस वक्त सड़कों की है। बावजूद इसके लोग अपने वाहनों को लेकर वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर तौर पर खतरनाक है। लेकिन विकल्प भी लोगों के पास अब दूसरा नहीं है। पानी का स्तर बढ़ ही रहा है। ऐसे में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ इसी तरह जान जोखिम में डालकर जाना हो रहा है। और बड़ी खबर आ रही है मुंबई के पास पालघर से, जहां भारी बारिश के बाद उफनते नाले में 3 भैंसें बह गईं। घटना कल दोपहर की है, जब तीनों भैंसें फुलपाड़ा डैम से निकले बड़े नाले में चरने के लिए गई थीं और इसी दौरान अचानक नाले में पानी भर गया और भैंसें तेज पानी के बहाव में बह गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम ने 2 भैंसों को बचा लिया। एक की तलाश अभी जारी है। ये महाराष्ट्र की आप तस्वीरें देख रहे हैं पालघर की, जहां पर अंदाज़ा इन जानवरों को नहीं था कि कुछ ही देर में यहाँ पर आलम कुछ ऐसा हो सकता है। चरने के लिए ये लोग डैम के पास पहुँचे थे, लेकिन वहाँ से जब पानी छोड़ा गया तो इस पानी के बहाव में ये 3 भैंसें जो हैं वो बहती हुई नजर आई। तुरंत इसकी जानकारी राहत और बचाव दल को दी गई, जिनमें से अभी 2 भैंसें जो हैं उनको बचा लिया गया, तीसरी की तलाश की जा रही है।